नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम आपके हर आर्थिक लक्ष्य के लिए आपको बताते हैं सही और सटीक रणनीति, साथ ही निवेश को लेकर तमाम गुर आपको सिखाने की कोशिश करते हैं हमारे इस 1 घंटे के विशेष और ख़ास कार्यक्रम में। तो आज शो में क्या है ख़ास, शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। पैसिव फंड पर नए नियम की जरूरत क्यों? पैसिव फंड्स की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, इसे देखने के बाद क्या नियम को लाना है जरूरी, बताएंगे आपको आज। बचपन से बचत के गुर देना यहाँ पर क्यों है जरूरी? इस गर्मी की छुट्टी में कैसे अपने बच्चे को निवेश के तौर तरीके आप समझाएं, आज देखिए हमारी इस खास पेशकश में। और जीवन का चाहे कोई भी लक्ष्य हो, उसके लिए आपको एक आर्थिक रणनीति की ही जरूरत है, जो आपको मिलेगी ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। इतना ही नहीं, आप अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। जी हाँ, एक संतुलित पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, हम आपको हमारी इस पेशकश में बताते हैं। आपका सवाल निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ हो, अपने सवाल आप ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर लिखित रूप में आप अपना सवाल भेज सकते हैं, साथ ही सवाल का वीडियो भी बनाकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की, और हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। काफ़ी लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, स्वागत हो। और आज हमारा टॉपिक बेहद खास है। जिस तरह से हम पैसिव फंड्स की लोकप्रियता बढ़ती हुई देख रहे हैं, अब उसे देखते हुए एम्फी यहाँ पर दिशा निर्देश जो है जारी करने का मन बना चुका है। तो सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि पैसिव फंड्स की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कुछ डेटा है जो आप बता सकते हैं हमें? कितना निवेश बढ़ा है एक्टिव फंड्स के मुकाबले, किस तरह के लोग इसमें निवेश ज्यादा कर रहे हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? कविता जी, मेरे हिसाब से एक्टिव फंड्स ने, जैसे आपने कहा, बहुत मोमेंटम उसमें बढ़ी है। इसको आप 2-3 किस्म से काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़ी है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ी है, द अंडरलाइन जो क्विज इंडेक्स को ट्रैक करता है वो भी बढ़ा है। ये अगर मैं आपको बताऊं तो आज के डेट में 221 पैसिव फंड्स हैं और उसमें 4 लाख करोड़ रुपया है। अगर आप 5-6 साल पहले की बात करें तो सिर्फ 52 स्कीम्स थी और 20,000 करोड़ का एयूएम था। तो 20,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ पे पहुंची है नंबर ऑफ स्कीम्स। 52 से बढ़ के आज 211 हो चुकी है। अगर आप देखें तो 52 से 64, 64 से 111, 111 से 211। तो ये मोमेंटम जो आपने ट्रेंड हाईलाइट किया है, वो बिल्कुल डेटा उसको सब्सटैंशिएट करता है। पॉइंट 1। अब 34 अलग इंडेक्स को ट्रैक कर सकता है। तो जैसे सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, ऐसे ही 34 इंडेक्स को ट्रैक करने की स्ट्रेटजी पैसिव फंड्स ने अपनाई है। बट अनफॉर्चुनेटली 86% जो एसेट्स हैं, इस 4 लाख करोड़ में से 85% लगभग सेंसेक्स और निफ्टी को ही ट्रैक करता है। और जो इनोवेटिव पैसिव फंड्स हैं उसमें एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कम है। दैट्स द बेसिक आंकड़ा, कविता जी। लेकिन अब मुझे ये जानना है कि ये जो हमने बढ़त देखी है तमाम पैरामीटर्स पे जो आपने हमें समझाई है, ये क्या अमूमन कुछ पिछले कुछ सालों में ही बढ़ी है, या ये लगातार बढ़ोतरी का नतीजा है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो उनकी तवज्जो है, वो पैसिव फंड्स की ओर ज़्यादा बढ़ी है, या ऐसा है कि एक्टिव फंड्स परफॉर्म करके नहीं दे पा रहे? देखिए, सब कारण है। अगर 20,000 करोड़ पहले 92,000 करोड़ हुआ 2018 अगस्त में, फिर 2021 अगस्त में 3 लाख करोड़ था। आज 2022 अप्रैल, सिर्फ 8-9 महीनों बाद 4 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। ये बढ़ने के 2-3 कारण हैं। क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है, थोड़ा एक्सपेंस रेशियो पे कॉस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टर्स हो गए हैं। पॉइंट 1। एक्टिव मैनेजमेंट फंड में भी अगर देखा जाए तो कई सारे हंड्रेड्स ऑफ फंड्स हैं, ऑलमोस्ट अबाउट 300 फंड्स हैं। वो 300 फंड्स में से 75-80 फंड कंसिस्टेंटली अल्फा जनरेट कर पा रहे हैं। अल्फा का ये मतलब है कि जो भी बेंचमार्क है उससे अधिक, पासिंग मार्क से अधिक रिटर्न को हम कहते हैं कि अल्फा
वो पूरों ने जनरेट नहीं की है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ फंड्स हैव जनरेटेड अल्फा, दैट्स पॉइंट 2। ये बहुत सही कारण है और बहुत राइटली आपने आइडेंटिफाई किया कविता जी, इसीलिए थोड़ा झुकाव पैसिव फंड्स की तरफ बड़ा है। बट आज भी जो पैसिव फंड्स खरीदते हैं, इंडेक्स फंड्स खरीदते हैं, स्पेशली ईटीएफ्स में लिक्विडिटी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो खरीदने और बेचने में ब्रोकरेज लगती है और जो बिड ऑफर स्प्रेड होता है वो काफी वाइड है। इसीलिए एम्फी इसको मल कर रही है ताकि एक रेगुलेशन हो और जो भी पैसिव इन्वेस्टर्स हो उनका भला हो सके। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मूव। अच्छा, मुझे आप ये बताइए फिरोज कि पैसिव फंड्स एक तो काफ़ी किफ़ायती होते हैं, ठीक है, और अब अगर हम एक्टिव फंड्स की तुलना करें तो भले ही इसमें ट्रेंड बढ़ रहा है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, हम अभी भी कह रहे हैं कि आपको एक्टिव फंड्स की ओर अपना झुकाव बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि भारत में फंड मैनेजर्स में अभी भी आपको कमा कर देने की, जिसको हम अल्फा कमा कर देने की भी बात कहते हैं, कमा कर देने की क्षमता होती है। अब इस लोकप्रियता को देखते हुए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक्टिव फंड्स में से रुझान कम होता हुआ दिखाई देगा आने वाले वक्त में, और जैसे वेस्ट में हम देखते हैं कि लोग पैसिव फंड्स में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि वहां पर तो ऑलमोस्ट अल्फा फंड मैनेजर्स नहीं कमा के दे पा रहे हैं, क्या वैसा भी भारत में होगा? कविता जी, जो भी आपका शो देखते हैं उनको पैसिव फंड की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। एंड ऑनेस्टली कह रहा हूं मैं, अब फ्लैटर नहीं कर रहा हूं, बट ऑनेस्टली मेरे हिसाब से जैसे आप जो भी स्कीम्स दिखाती हैं वो अच्छी स्कीम्स होती हैं। तो अल्फा जनरेट करना, अब जो जो 10 फंड्स हमने 2021 के अप्रैल में चुने थे, आनंद राठी में 10 फंड चुने थे, उन्होंने निफ्टी को 2.5% से बीट किया है, कॉस्ट को मद्देनजर रखने के बाद, डिडक्ट करने के बाद। अगर 2.5% आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है 13 महीने में, उसको ना लेना मेरे हिसाब से घुटने टेक देना जैसे है, हथियार टेक देना जैसे है। अगर आप पैसिव फंड लेते हैं तो ये लिखित में दे देते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं चाहिए। अब एक्स्ट्रा रिटर्न ना चाहने वाले को 0 से 1% बेटर है, 1% से 2% बेटर है। तो पैसिव फंड्स उनके लिए हैं जिनके पास अच्छे एडवाइजर ना हो, अच्छा मीडियम ना हो, जो अपना होमवर्क करके अच्छी स्कीम से खरीद सकें। फंड मैनेजर जो इतनी रिसर्च करते हैं, कई एनालिस्ट होते हैं, क्या वो 1-2% ऐसी इमेच्योर मार्केट में, इंडिया एक मैच्योर मार्केट नहीं कहलाई जाएगी यूएस की तुलना में। तो अगर हम यूएस की तुलना करें, और यूएस में जैसे आप कह रही थी, सही फरमा रही थी, क्लोज टू 70%, 75% पैसिव फंड्स में है, वहां अलग बात है क्योंकि 100 साल से वो मार्केट चल रही है, इतनी डेवलप हो चुकी है, इतना वॉल्यूम है। बट इंडिया में रिसर्च की काबिलियत के हिसाब से रिटर्न एक्स्ट्रा देना इजी है, इतना कठिन नहीं है। तो आई थिंक पैसिव फंड्स आर अ नो फॉर समबडी हु हैज गुड एडवाइस। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो हम नियम लाने की बात देख रहे हैं आती हुई, जो कि एम्फी शायद लागू कर सकता है, ये किस तरह के नियम हो सकते हैं आपकी एनालिसिस या समझ के मुताबिक? मेरे हिसाब से एक तो लिक्विडिटी पे डेफिनेटली कोई नियम आएगा, टैक्सेशन पे नियम आएगा, डिस्क्लोजर्स पे नियम आना चाहिए, क्योंकि टोटल जब इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो 2-3 साल पहले सेबी ने टोटल एक्सपेंस रेशियो और टोटल रिटर्न दोनों का कॉन्सेप्ट लाई थी। तो ट्रांसपेरेंसी 1, सेकंड लिक्विडिटी, आई थिंक ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होंगे। उसमें कुछ तो और एफिशिएंसी लाने की गुंजाइश है, और आई एम श्योर एम्फी और सेबी दोनों हैंड इन हैंड जाएंगे और इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा निवेशकों में? क्या ये ज्यादा प्रोडक्ट और पारदर्शी हो जाएंगे? तो मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड्स डेफिनेटली इवोल्यूशन की ओर से बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अगर 4 लाख करोड़ में से दो अंडरलाइन निफ्टी और सेंसेक्स जो बहुत पॉपुलर इंडिसेस हैं, उसमें 86% का ईओम हो, तो इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पैसिव में भी अगर आप मिड कैप में जाएं या कोई और इंडेक्स को ट्रैक करें तो वहां निफ्टी से बेहतर करने की तो एटलीस्ट गुंजाइश हो जाती है। सो आई थिंक जो इनोवेशन है, इनोवेशंस को अभी तक एसेट्स मिली नहीं है जो उसके हकदार हैं। आई थिंक एज द इंडस्ट्री प्रोग्रेसेस and the investor becomes evolved, there would be more assets to these innovative ETFs. ऑलराइट, अब अगर फिर भी, क्योंकि पैसिव फंड्स की इतनी उपलब्धता है और हम बात कर रहे हैं, अगर किसी को फिर भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना हो तो किस तरह के पैसिव फंड्स में निवेश करना चाहिए? और क्योंकि पोर्टफोलियो में एक तरह का बैलेंस होना चाहिए, तो एक्टिव और पैसिव फंड्स का बैलेंस अपने पोर्टफोलियो में कैसे एस्टैब्लिश किया जाए? कविता जी, देखिए, जो भी लार्ज कैप फंड्स हैं, जो हमने एनालाइज किए थे, 14 लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं,
जो 3 साल से ज्यादा हैं और 1,000 करोड़ से ज्यादा की एयूएम रखते हैं, वैसे 14-15 फंड्स हैं। इनमें हमने देखा कि इनमें ही एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की संभावना सबसे कम है। मेरे हिसाब से मिड कैप फंड्स जैसे कोई अच्छे मिड कैप फंड मैनेजर होते हैं, वहां एक्स्ट्रा रिटर्न बेंचमार्क से ज्यादा कमाना, स्मॉल कैप में ज्यादा कमाना, मल्टी कैप में ज्यादा कमाना, फ्लेक्सी कैप में ज्यादा कमाना फंड मैनेजर के लिए थोड़ा ज्यादा सरल होता है। तो लार्ज कैप कैटेगरी में आई थिंक अगर आप पैसिव जाना ही चाहते हैं तो लार्ज कैप कैटेगरी का जो हिस्सा है आपका 1 या 2 फंड का, उसमें आप पैसिव जा सकते हैं। अगर आपको मिड कैप में पैसिव लेना है तो डेफिनेटली मिड कैप इंडिसेस के काफी सारे फंड्स हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया का निफ्टी मिड कैप 150 हो गया, उसमें 24% की रिटर्न आई है और ट्रैकिंग एरर भी कम है। ट्रैकिंग एरर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी इंडेक्स को वो फंड ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, कितना करीब चल रहा है, उसको कहते हैं ट्रैकिंग एरर। अगर वो ट्रैकिंग एरर 0 हो, इसका मतलब है कि वो इंडेक्स के बिल्कुल बराबर ही चल रहा है। तो वो ट्रैकिंग अगर नेग्लिजिबल हो तो वो इंडेक्स फंड या पैसिव फंड या ईटीएफ उसको बेहतरीन ईटीएफ कहलाएगा। तो इसीलिए ट्रैकिंग एरर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। और लार्ज कैप कैटेगरी में आप अगर 1-2 स्कीम्स को रिप्लेस करके निफ्टी या सेंसेक्स की करेंगे तो आपकी अल्फा पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे कुल मिला के अगर आपको किसी तरह की पैसिव स्कीम को पोर्टफोलियो में शामिल करना ही है तो आप लार्ज कैप कैटेगरी को देख सकते हैं, जैसा कि फिरोज ने समझाया है। और बहुत जल्द, क्योंकि पैसिव फंड्स की लोकप्रियता बढ़ रही है, आने वाले वक्त में एम्फी की तरफ से हम दिशा निर्देश या नियम आते हुए ज़रूर देखेंगे। लेकिन इस शो की खासियत यहाँ पे ये है, क्योंकि फिरोज जब भी हमारे साथ मौजूद होते हैं तो बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली फिरोज के लिए अपने सवाल पूछते हैं। और अब वक्त हो गया है शुरुआत करने का सवालों के साथ। और उससे पहले लेकिन आपको एक नंबर बता देते हैं जहाँ पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हमारे पास एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और लिखित रूप में सवाल भेजें। आप चाहें तो वीडियो रिकॉर्ड करके भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ नितिन भारत राव हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। नितिन साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं लातूर से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र। क्या करते हैं सर? मैडम मैं प्राइमरी टीचर हूँ। प्राइमरी टीचर हैं। चलिए, ऐसा सुना है हमने कि टीचर्स में बहुत पेशेंस होता है, बहुत धीरज होता है। क्या आप जो इन्वेस्टर हैं, आप में धीरज है निवेश को लेकर? नितिन? यस मैम। आप में धीरज है अपने निवेश को लेकर? जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है कि बाजार की हर चाल को देखकर अपना निवेश पोर्टफोलियो बदलते रहते हैं? नहीं, अभी करंटली तो जो चालू है वही चालू है। हाँ। अभी इसमें ऐड करना है पर अभी 1 साल के बाद। चलिए, ये जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है ये आपने कितने समय से बनाया है? आप एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई का टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, मिरो एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप और आईसीआईसीआई प्रू का टेक्नोलॉजी फंड लेकर आपने इसमें निवेश किया है। कब से कर रहे हैं? तकरीबन 1 साल हुआ है मैडम। लास्ट 1 साल से मेरा इन्वेस्टमेंट चालू है इसमें। ठीक है, आपके जो लक्ष्य हैं उसमें आपको 50 लाख रुपए चाहिए 2038 तक, बेटी की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए 2035 तक 50 लाख, रिटायरमेंट के लिए आपने 2040 साल चुना है और उसके लिए आपको चाहिए 3 करोड़ रुपए और 10,000 की एसआईपी फिलहाल आप कर रहे हैं। जितने भी लक्ष्य आपने आंके हैं, क्या इसमें आपने महंगाई को गिना है 7% के आसपास? मैडम मैंने मेरे खुद के हिसाब से मैंने वो ऐड किया है, मतलब मैंने चालू किया है मेरे खुद के हिसाब से। मैंने किसी को बोला नहीं है, किसी का राय नहीं लिया है इसमें। किसी का राय नहीं ली अभी है? मेरा जो गोल है वो इसमें अच्छे हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। आप खुद रिसर्च करते हैं? यस मैम, मैं अपना 80 नाउ का चैनल देखता हूँ और उसके इसमें जो दिखाते हैं फंड जो अच्छे वाले हैं और जी बिजनेस से दोनों को कॉम्बिनेशन करके लिया है। आपके 80 नाउ पे संजू बच्चन सर आते हैं, उनके हिसाब से भी अभी शेयर परचेस करता हूँ मैडम मैं। चलिए, अब हमारे साथ पैनल पर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से बेस्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं फिरोज अजीज, जो कि आपको बताएंगे कि किन फंड्स में आपको कितना निवेश ऐड करना है और क्या आपको ये तमाम फंड्स में राशि, जो कि मुझे लगता है ज़रूर ही आपको बढ़ानी होगी। फिरोज, ओवर टू यू। नितिन जी, आपने जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया है आपकी गोल्स को मीट करने के लिए, मेरे हिसाब से काफी नहीं होगा। आप 20,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं,
तो अगर आप अवधि को, हर गोल को अगर 5 साल से टालते हैं और 10% से अगर आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप करते हैं साल दर साल, जैसे आपकी आयु बढ़े, तब जाके आपके ये गोल पूरे हो सकते हैं। अगर आपने कहा कि मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाहता हूं, 12% की रिटर्न कमाना चाहता हूं, तो आपको 60,000 अप्रोक्सीमेटली की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी, जो आज के हिसाब से 3 गुना है। आप एलआईसी में भी इन्वेस्ट करते हैं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से अगर आप मंथली 60,000 कर सकते हैं, तब जाके ये गोल्स, आपके तीनों गोल्स, सन की एजुकेशन के लिए, डॉटर की मैरिज के लिए, आपकी खुद की रिटायरमेंट के लिए हो सकते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा हैवी है आपकी रिटायरमेंट का गोल, जो 18 साल बाद आप 3 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठे करना चाहते हैं। दैट्स पॉइंट 1। आपको अपनी डेट टू इक्विटी एलोकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय है। ओवरऑल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें 80% आपको इक्विटी रखना है, ताकि वो 12% की कंपाउंडेड रिटर्न 10, 15, 20 सालों तक आ सके और आपके गोल्स पूरे हो सके। दैट्स द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आपने जो स्कीम्स लिए हैं, ऑफ कोर्स स्टैंड अलोन अच्छी स्कीम्स हैं, बट एक पोर्टफोलियो में उन सबका तालमेल बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फिटमेंट होनी बहुत जरूरी है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल 7,000 रुपए एक स्मॉल कैप स्कीम में करते हैं, 1,000 रुपए 2 टेक्नोलॉजी स्कीम में करते हैं, और एक लार्ज कैप स्कीम में 1,000 रुपए करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से उल्टी एलोकेशन मानी जाएगी। स्मॉल कैप में 15 से 20% से ज्यादा आपके पैसे नहीं लगने चाहिए। सो आपको स्कीम में थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे, ताकि एक दूसरे को वो स्कीम्स कॉम्प्लीमेंट कर पाए, ना कि कम्पीट कर पाए। दैट्स द पॉइंट 3। और आपकी जो स्कीम्स हैं उसमें थोड़े बदलाव बता देता हूं। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में जो आप 1,000 रुपए करते हैं, वो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का स्कीम है, उसमें आप बने रहें। एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक अच्छा स्कीम है, उसमें आप बने रह सकते हैं, बट जो 7,000 रुपए की जो आप एसआईपी कर रहे हैं वो अधिक है। उसके लिए उसमें आप 2,000 रुपए कर दें, बाकी 5,000 रुपए के लिए आपको आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड लास्टली एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, ये 3 फंड्स से आपको रिप्लेस करना है। आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी, एसबीआई टेक्नोलॉजी और एसबीआई का स्मॉल कैप आपको 2,000 रुपए कर देना है 7,000 रुपए से। अगर ये चेंजेस आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका एक रोबस्ट कोर पोर्टफोलियो बनेगा। सेक्टर स्कीम्स कोर में नहीं काउंट किया जाएंगी, एंड आई थिंक उसमें रिस्क ज्यादा होती है। तो आई थिंक दिस वुड बी द रिकमेंडेशन नितिन फॉर यू। नितिन साहब, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप फिरोज से? यस मैम, एसबीआई स्मॉल कैप में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है 7 था, दोनों कम करना चाहिए क्या? स्मॉल कैप में पूछ रहे हैं जी फिरोज। जी नितिन, आपने जो 7,000 रुपए स्मॉल कैप में डाला है आउट ऑफ द टोटल 10,000 एसआईपी, वो बहुत स्क्यूड है, एक तरफ झुक गई है। और एसबीआई की 2 स्कीम्स हैं आपके पास, वो 7,000 को घटा के 2,000 रुपए पर मंथ कर दीजिए। अब जो इकट्ठी हुई है राशि वो अभी ना निकालें, क्योंकि स्मॉल कैप की जो इंडेक्स है वो निफ्टी से 12-13% कम परफॉर्म किया है लास्ट 3-4 महीने में। तो आज सही मौका नहीं होगा। जो यूनिट्स इकट्ठी हुई है उनको बरकरार रखें, जब वक्त ठीक हो जाएगा तब वो यूनिट्स को आप निकाल सकते हैं। तो आगे चलती हुई जो किस्तें हैं वो 2,000 की कर दें, और बाकी जो बचे पैसे आपको जो स्कीम्स मैंने मेंशन किए थे वहां कंसोलिडेट करें। नितिन, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी और निफ्टी 50 का आपको रेकमेंड किया जा रहा है। हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिएगा, देखिएगा हर रोज अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तमाम लक्ष्यों में महंगाई को जरूर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपना सवाल हमें भेजा है। देखिए, यही हम कहते हैं दर्शकों को कि न सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि आप हमारे चैनल के ट्विटर हैंडल या मेरे ट्विटर हैंडल पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। और अभियांक तिवारी ने जो सवाल भेजा है, फिरोज आपके पास भी होगा। देखिए, फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लगभग 7-8 फंड्स शामिल किए हुए हैं। 7 फंड्स हैं इनके पास और 14,000 रुपए की एसआईपी भी ये कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि इन्हें 20 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो फंड्स का चुनाव, जो कि 7 फंड्स हैं, बुरे नहीं है मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, लेकिन वो देखना होगा कि डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने क्या सही तरीके से की है या नहीं की है। और 20 साल में 1 करोड़ से इनको क्या करना है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है फिरोज, वरना मैं पूछ के जानकारी आपके लिए थोड़ी सी और आसान कर देती। बहरहाल मुझे बताइए, ये 1 करोड़ का लक्ष्य आंकना मेरे ख्याल से हमारे शो में एक रेगुलर क्वेरी हो गई है और हर कोई करोड़पति बनना चाहता है। पहला करोड़ आपका निवेश में बनाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? क्योंकि उसके बाद तो देखिए कंपाउंडिंग होगी अगर आप पैसे नहीं निकालेंगे, लेकिन वो जो पहला करोड़ होता है ना, वो कमाना, वो बनाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है?
कविता जी, जैसे आपने कहा पैसा पैसे को खींचता है, तो पहले 1 करोड़ रुपए जो है वो कठिन होते हैं, काफी कठिन होती है, उसमें बहुत परिश्रम लगता है, बहुत डिसिप्लिन लगता है, और अपनी अपनी जेब को थोड़ा सा काट के, अपने खर्च को काट के अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो पहला 1 करोड़ इकट्ठा होता है। तो इसीलिए जैसे आपने कहा कविता जी, टफ है, रिलेटिवली टफ है, बट मुमकिन है। ये धीरज रखना और ये हिम्मत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुमकिन जरूर है, कई लोगों ने बनाया है, आप भी बना सकते हैं अगर आप वो डिसिप्लिन से सही रणनीति अपनाएंगे। अगर आप कभी इक्विटी खरीदेंगे, कभी एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेंगे, एक प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, तो शायद 1 करोड़ इकट्ठा करना रणनीति के बगैर तो नामुमकिन है। सो जैसे हमारा शो आपको मदद करता है कि एक फाउंडेशन बना सके, एक बुनियाद बना सके, ताकि वो 1 करोड़ इकट्ठा हो सके। बट कविता जी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। और आपके और हमारे होते हुए तो बिल्कुल लोगों का ये सपना पूरा होगा। बहरहाल अभियान के सवाल पर मैं लौटना चाहती हूँ। अब देखिए 7 फंड्स हैं इनके पास, इन फंड्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो इनके जो 14,000 रुपए की जो SIP चल रही है इनकी, वो 7 फंडों में 14,000 रुपए डाल रहे हैं। तो ये 14,000 रुपए अगर 20 साल तक 12% कमा लेता है, तो 1,40,00,000 पे पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए इजी लगता है, अगर आप 14,000 रुपए हर मंथ डालते रहते हैं, और इसको अगर आप स्टेप अप कर लेंगे, तो अच्छी अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी। स्टेप अप का ये मतलब है कि हर साल उसको 10% से बढ़ा दिया, 5% से बढ़ा दिया, क्योंकि आय बढ़ती है। दैट्स पॉइंट 1, तो गोल पूरा हो सकता है। पॉइंट 2, इनको 80-20 रखना है, अपना एसेट एलोकेशन 80-20 अगर वो रखेंगे, तो 12% की रिटर्न पर एनम आने की गुंजाइश है। और अगर ये स्टेप अप कर लेते हैं, जो हम कह रहे थे, तो ये 2.5 करोड़ पे भी पहुंच सकते हैं। इसमें इनकी जो स्कीम्स हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को उनको बरकरार रखना है, एक्सिस मिड कैप को रखना है, अभी HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को चेंज करके HDFC फ्लेक्सी कैप में तब्दील करना है, क्योंकि HDFC बैंकिंग एक सेक्टर फंड है। सेक्टर फंड बहुत ऊपर नीचे जाता है, बट 10 सालों में परफॉर्मेंस कन्वर्ज हो जाती है। यही डेटा कहता है कि आप ज्यादा रिस्क लेते हैं, लंबी अवधि में वही रिटर्न आ जाती है, जैसे वो कन्वेंशनल फ्लेक्सी कैप स्कीम की रिटर्न होती है। HDFC मल्टी एसेट को भी ये बरकरार रख सकते हैं, और ICICI टेक्नोलॉजी फंड को इनको ICICI फोकस फंड में तब्दील करना है। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज को बरकरार रखें, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को भी ये अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो ये 2-3 बदलाव हैं स्कीम्स के लिए, बट ये जो स्टेप अप का पॉइंट मैं बोल रहा हूं, अगर वो कर सके तो 2.5 करोड़ की अमाउंट पे पहुंच सकते हैं, वही 14,000 प्लस स्टेप अप। बहुत बढ़िया, यहाँ पर ये बदलाव अभियान को सुझाए गए हैं। और निवेश बढ़ाने की सलाह देखिए बहुत ज़रूरी है, जो हर निवेशक को हम देखते हैं, क्योंकि अगर आप अपना निवेश नहीं बढ़ाएंगे तब तो आप एक तरह से RD ही कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको महंगाई को मात देने वाला रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अपने निवेश की राशि बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जितनी क्षमता हो उतना अपना निवेश बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाएं ज़रूर। आगे बढ़ेंगे, क्या अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? पवन, कहाँ से बोल रहे हैं पवन? मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मैं गुड़गांव से बोल रहे हैं। गर्मी अभी भी बहुत बरकरार है वहाँ पर? हाँ, गर्मी अभी बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं जल्द ही बौछारें आपको मिले। हालांकि मुंबई में हमारा स्टूडियो है, हम भी इंतज़ार ही कर रहे हैं बौछारों का। उम्मीद है एक आध दिन में आ जाए। लेकिन बताइए, आपने जो फंड्स शामिल किए हैं उसमें एक लार्ज कैप है, इमर्जिंग ब्लू चिप, मिड एसेट के ये 2 फंड्स हैं, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का मिड कैप है, ठीक है, और एक्सिस का ही फ्लेक्सी कैप है, CR इमर्जिंग इक्विटीज़ है, और आपके जो लक्ष्य हैं 22,000 रुपये। अच्छा, 3 साल पुराना ही निवेश है? हाँ मैम, 3 साल पुराना है। तो अभी आपने तो ऐसा दौर देखा होगा जहां बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किए होंगे आपके फंड्स, और अभी बाजार की चाल को देख के आप चिंतित हैं क्या? नहीं, चिंतित तो नहीं है हम। तो थोड़ा सा देर 10 साल का है, तो इसलिए भी ज्यादा चिंतित नहीं। बहुत बढ़िया। 10 साल तक हो 10 जाएगा साल का लक्ष्य जो है। कुछ मिला। तो आप ये समझते हैं कि अगर 10 साल का लक्ष्य है तो बाजार की इस तरह की उतार चढ़ाव में परेशान होने की जरूरत नहीं है ना? नहीं ठीक, हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को केवल एक ही चीज पूछनी है, जैसे मेरा एसेट इमर्जिंग वाला जो, जिसमें मेरा 12,000 जा रहा है, हाँ, तो उसमें अभी जैसे कहते हैं AUM बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब AUM ज्यादा होगी, परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसको बंद करके जो CR जो कहते हैं किनारा रोगों को इमर्जिंग वाला है, इसकी जो अमाउंट है उसको उसमें शिफ्ट कर लूंगा 1-2 साल बाद। अगर उसकी परफॉर्मेंस अगर थोड़ी ठीक नहीं आती है, तो रिडीम नहीं करूंगा, खाली उसकी अमाउंट शिफ्ट कर दूंगा इसमें। इसलिए मैंने 2 कहते लार्ज एंड मिड कैप ले रखे हैं।
चलिए, आप बाजार के जानकार लगते हैं। क्या आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं? पढ़ाई लिखाई भी अपनी दुरुस्त रखते हैं? नहीं, स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मैं अब 50 साल में रिटायर ले चुका हूँ। अब नौकरी नहीं करता हूँ, घर ही पे रहता हूँ। थोड़ा ऐसे छोटा मोटा काम करता हूँ बस। बाकी आपका निवेश आपको कमा कर देता है? निवेश तो कुछ नहीं है, आप जो पुराना करा हुआ है बस उसी से थोड़ा बहुत इनकम आ जाती है, तो उसी को इन्वेस्ट करते रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिरोज, मेरे ख्याल से आप काफ़ी तरह की सलाह देना चाहेंगे पवन जी को, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से एक चीज़ जिसके लिए हमें इनको मुबारकबाद देनी चाहिए, कम से कम ये बाजार की चाल, दांव पेच, उतार चढ़ाव, अस्थिरता को समझते हैं। क्या कहेंगे? आई थिंक पवन जी एक नो वाइज इन्वेस्टर नहीं है, वो अपनी जानकारी रखते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि फंड बड़ा हो जाता है तो परफॉर्मेंस में कमी आती है। ये हमने डेटा एनालाइज किया, बड़े फंड्स, वही फंड मैनेजर का बड़ा फंड और छोटा फंड, ये देखा गया है कि छोटा फंड ज्यादा परफॉर्म करता है, उसी फंड मैनेजर का बड़ा फंड थोड़ा कम परफॉर्म करता है। ये हाइपोथेसिस को प्रूव करता है कि हाँ, बड़ा होते ही थोड़ी दिक्कत तो फंड मैनेजर को जरूर आती है, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत दिक्कत आती है। लार्ज कैप में शायद इतनी दिक्कत ना आए साइज को लेके। और इनके पास जो दो स्कीम्स हैं, मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और मिरा एसेट लार्ज कैप, ये दोनों ही बड़ी स्कीम्स हो चुकी हैं। तो इन्होंने बहुत सही नफ्स पकड़ी है अपने पोर्टफोलियो की। इसीलिए आप कविता जी सही कंक्लूड कर रही हैं कि पवन जी ने काफी रीडिंग की है और एनालाइज भी किया है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकी जो स्कीम्स हैं, एक्सिस की 2 स्कीम्स हैं, मिराई की 2 स्कीम्स हैं, कैनरा की एक और पीजीआईएम की एक। तो इन्होंने सिर्फ 4 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का अपने पोर्टफोलियो में फायदा लिया हुआ है। तो गुंजाइश है, अगर आपके पास 6 स्कीम हो तो 6 एसेट मैनेजमेंट, एटलीस्ट 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज देखें। तो मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप जो इनकी कंसर्न एरिया है, 12,000 रुपए की किस्त जारी है, उसको आप जीरो ना करें, उसको कम कर लें और 2 एसबीआई के फंड शामिल कर लें, एसबीआई कॉन्ट्रा और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी। अगर आपको 2 स्कीम्स खरीदनी है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, एटलीस्ट लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तो खरीदे, जो एसबीआई सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया की आज। एसबीआई कॉन्ट्रा जो फंड है वो आज की मार्केट स्थिति में थोड़ी कॉन्ट्रेरियन बेट लेता है। दिनेश उसके फंड मैनेजर हैं। मेरे हिसाब से उनकी जो स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटी एटलीस्ट ऑन द कॉन्ट्रा साइड इज ब्रिलियंट। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, आर श्रीनिवासन फंड मैनेजर है, उसमें ग्लोबल एक्सपोजर भी थोड़ा सा रखा है उन्होंने। तो वो एक थोड़ी हाई रिस्क बट हाई रिटर्न काइंड ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न स्ट्रेटजी। ये 2 स्कीम्स एसबीआई इमर्जिंग ब्लू चिप को आप कम करके 12 से 4 करके बाकी 4-4 हजार आप इन 2 स्कीम्स में शिफ्ट कर सकते हैं। पवन जी, आप कोई सवाल फिरोज से पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये स्क्रीन चल रही है, इसमें कोई बंद करने वाला हिसाब किताब तो नहीं, कोई बंद करने के लिए तो नहीं? देखिए, आपकी जो स्कीम्स हैं वो अच्छी हैं। एक्सिस मिड कैप को मेरे हिसाब से आपको जो एसेट्स हैं वो निकालने नहीं चाहिए। एक्सिस मिड कैप को आप जरूर चेंज करके डीएसपी एमएल मिड कैप ले सकते हैं। विनीत सांबरे उसके फंड मैनेजर हैं। वो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन नहीं है, बट फ्यूचर परफॉर्मेंस हमारे एनालिसिस के हिसाब से इसकी टारगेट एनएवी, जिसमें हम उसकी फंड की टारगेट का अंदाजा लगाते हैं, वो 16 से 18% की अंदाजा है, जो दूसरी स्कीम्स के मुकाबले अच्छा आता है। तो आप एक्सिस मिड कैप की एसआईपी जो अगली किस्त है उसको रोकें और डीएसपी मिड कैप आप जरूर कर सकते हैं। ये एक एडिशनल बदलाव पवन जी टू कंसिडर। चलिए पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। उम्मीद करते हैं कि फिरोज़ के दिए गए सुझाव को आप अपने पोर्टफोलियो में लागू करेंगे। और इसी के साथ फिरोज़, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए, अचीव करने के लिए आपने सहायता की, मदद की, अपनी सलाह दी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में इस वक्त हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात होगी। आपको बताएंगे कैसे अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में फाइनेंशियल प्लानिंग की सीख दी जाए, कितने इनोवेटिव तरीके में आप ये कर पाएंगे। लेकिन साथ ही एक और चीज़ आपको बताई देते हैं, वो नंबर जहां तक जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।